नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, आज के बदलते समय में कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी से आज हिमाचल की महिला किसानों ने न केवल प्रदेश व विदेश में भी अपना नाम रोशन किया है। इसीलिए आज के जो हमारे चर्चा का विषय रहेगा वो है बागवानी एवं फूलों की खेती में महिलाओं के बढ़ते कदम। और एक आज के इस कार्यक्रम में एक ऐसी ही शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने फूलों की खेती से हमारे हिमाचल की प्रदेश की महिला किसानों को बहुत से तरह के रोज़गार के अवसर दिए हैं और साथ साथ महिला सशक्तिकरण में भी अपना एक अहम योगदान निभाया है। इसीलिए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक प्रगतिशील महिला किसान श्रीमती मीना ठाकुर जी से, जो कि हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला से संबंध रखते हैं। मीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। मीना जी, अगर हम बात करें फूलों की खेती में, तो आखिर आपका रुझान फूलों की खेती के प्रति किस तरह से गया? क्योंकि अगर हम बात करें वर्तमान समय की, तो आज भी फूलों की खेती में पुरुषों का ज़्यादा दबदबा देखने के लिए मिलता है। तो आपका रुझान किस तरह से गया इसके प्रति, इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। इसका रुझान जो है, मैं पहले वैसे तो खेती बाड़ी से रिलेटेड हूँ बचपन से ही जी। तो मेरे पिताजी भी खेती बाड़ी करते थे जी। तो उसके बाद जो मैं चंडीगढ़ में रहती थी जी। तो वहाँ पे जो है हमारा एक पिकअप में मोबाइल ढाबा चलता था। जी। तो उसमें हम बेचते थे नान पराठा, बटर पराठा, लच्छा पराठा, ऑल वैरायटीज़ बेचते थे। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि भाई ये लॉन्ग टर्म चलने वाला नहीं है, बच्चों का भी आगे भविष्य है, सब कुछ है, तो कुछ चेंज करना चाहते हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि जब वहाँ पे रहती थी मैं, मतलब जीरकपुर में रहती थी, बल्टाना में रहती क्या हूँ, अब भी घर मेरा वहाँ पे भी है, शिमला में भी है। तो वहाँ पे जो है सोचा कि मेरे घर के साथ ही एक प्लॉट खाली था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ नर्सरी का काम कुछ किया जाए। तो जो है वो जानने पहचानने वाले थे अपने, तो वहाँ पे उनसे बातचीत की कि भाई ये प्लॉट खाली है आपका? तो उन्होंने कहा हाँ जी खाली है। तो मैंने जो है वहाँ पे फिर एक ग्रीन हाउस बनाया, पॉलीशीट वाला नहीं बनाया, ग्रीन हाउस बनाया छोटा सा। तो उसको हाइट थोड़ी सी बांस बूंस से बनाया टेम्परेरी। तो उसमें बस ऐसी कटिंग्स लगानी शुरू कर दी, थोड़ा सा देखा भी किस तरीके से कौन सी कटिंग्स लगती है, कौन से सीजन में क्या है। तो वहाँ पे जब देखा मैंने तो 2-3 महीने के बाद उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया, थोड़ी रूट पकड़ लिए, कुछ हो गया। तो मुझे 6 महीने के बाद इसमें जो बड़े हो गए प्लांट, उसको शिफ्ट कर दिया, कुछ कर दिया, तो उसमें लगा मुझे कि नहीं अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो इस करके जो है फिर मैंने इसको शुरू करा। फिर अपना रुझान आया शिमला की तरफ, क्योंकि मेरा घर शिमला में भी है, खेती बाड़ी मेरी यहाँ पे भी है। तो मैं कहा क्यों ना ये छोड़ के मुझे करना चाहिए। तो फिर मैंने जो है वहाँ से थोड़ा थोड़ा शिफ्ट किया, क्योंकि रोज़गार वहाँ से भी नहीं छोड़ सकती थी। तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा फिर मैं जो है चेंज करते गई यहाँ पे। फिर मैंने पॉली हाउस बना लिया यहाँ पे शिमला में। तो यहाँ पे पॉली हाउस बना लिया तो उसमें थोड़ा 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 चेंज करते फिर मैंने सीजनल्स उगाने शुरू कर दिए, उसमें सीड लाई में। और नॉलेज तो इतनी नहीं थी मुझे, फिर भी मैंने उसमें मतलब वो किया, कुछ यूट्यूब से देखा, गूगल में सर्च मार के कुछ भी है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा देखती गई तो किसी में बीज जमे, किसी में नहीं जमे। फर्स्ट टाइम तो देखो होता ही है, थोड़ा बहुत नहीं होती इतनी नॉलेज, या तो किसी से ट्रेनिंग लो, लेकिन मैंने ट्रेनिंग कहीं भी नहीं ली, तो बिना ही उस पर मैंने काम किया ये। तो जब किया तो मुझे उसमें भी सक्सेस मिल गई। जब सीड ग्रो होने शुरू हो गए तो फिर मैं लगी रही भी, चलो कहीं ना कहीं बिना सीखे आपने शुरुआत की और जी। बड़ा लंबा सफ़र है, बड़ा कठिनाइयों से बड़ा। हाँ जी। मीना जी, अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो फूलों की खेती के लिए हिमाचल प्रदेश की भूमि किस तरह की रह सकती है, और अगर किसी हमारे किसानों को फूलों की खेती करनी है तो कैसे इसकी शुरुआत की जा सकती है? देखो, शुरुआत हिमाचल तो हमारा बहुत मतलब वो है फूलों के लिए, और वैसे कट फ्लावर की उसके भी, और आप जैसे पॉलीबैग वाले भी लगाते हो, तो हर चीज़ में आपके लिए कामयाब है, कुछ भी आप ग्रो कर सकते हो, और आगे मार्केट भी अच्छी है हिमाचल के लिए, तो बहुत ही अच्छा है। हर घर में फूलों के शौकीन है, हर घर में पूजा के लिए, हर इसमें डेकोरेशन के लिए तो फूलों की डिमांड काफ़ी रहती है। हिमाचल में तो क्या पूरे ही समझ लो इंडिया में फूलों के शौकीन है। देखो एनवायरनमेंट तो हर चीज़ को चाहिए, इन ऑर्नामेंटल भी लगाते हैं, इंडोर भी लगाते हैं, तो सबको शौक है इस चीज़ का। तो हर युवा वर्ग को इसमें आगे आना चाहिए, चाहे वो लेडीज़ है चाहे जेंट्स है, कोई भी आगे आ सकता है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा इसमें हिम्मत चाहिए, थोड़ी सी देखो अपने अंदर थोड़ा सा हिम्मत होना जरूरी है। जब हिम्मत होगी तभी हमारा काम आगे चलता है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि पहले हमने काम किया तो हमारा घाटा पहले सोच लो, अगर घाटा हम सोचेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। ये सोचो कि पहले हमने काम करना है, करने के बाद हमने उसमें तरक्की पानी है। अगर आप सोचेंगे मतलब दुकान लगा ली, अब इसमें इतने बढ़ने चाहिए, इतने बढ़ने चाहिए, बढ़ने की मत सोचो, पहले काम करने की सोचो।
जब हम करेंगे तभी आगे बढ़ा जाता है। तो इस तरीके से होता है। मैंने अक्सर हम जब भी फूलों की श्रेणी को बात करते हैं, जब फूलों की खेती को बात करते हैं तो कट फ्लावर या ऑर्नामेंटल यानी कि सजावटी फूल या सजावटी पौधों में इसको बांटा जाता है। जी तो जी। इन दोनों के बीच क्या अंतर रहता है, थोड़ा सा इसके बारे में दर्शकों को बताएं। देखिए, जो कट फ्लावर है जी। वो डेकोरेशन के लिए ही काम आते हैं, कहीं बुके देना हो या कुछ है जी। तो कट फ्लावर का काम भी अच्छा है। जी। पर मेरा काम है पॉली बैग वाला, जी। जो पॉली बैग में ग्रो करके बेचने वाला। जी। तो जो कट फ्लावर है वो भी अच्छे हैं। उसमें ये है कि अगर आपके कट फ्लावर मतलब कट फ्लावर का करते हैं, अगर मार्केट कम होती कुछ होती है जी। तो उसके लिए स्टोरेज करना बहुत ज़रूरी है। या तो आपके लिए थोड़ा सा कूलिंग एरिया हो और या इसके लिए कोल्ड स्टोर बनाए जाए। छोटे बना लो, बड़े मत बनाओ, एक रूम का बना लो, जितने भी आपका है तो छोटा लीजिए। उसके लिए सरकार भी अनुदान देती है, तो आप कर सकते हो इसको कट फ्लावर का भी। और जो दूसरा है ऑर्नामेंटल्स का, ऑर्नामेंटल्स का ये है कि वो रफ एंड टफ है, आपको सिर्फ पानी देना है, न्यूट्रिशन देनी है। उसमें वो जितना बड़ा होगा उसके लिए आपके लिए बेनिफिट मिलेगा कि आपने आज मतलब 10 रुपए का है तो कल को आप 20 रुपए का बेचेंगे। अब उसके लिए ये नहीं है कि आपके फूल खिल के तो आपने मार्केट में बेचना ही है। आप जैसे सपोज कर लो, ये हमने बॉन्जाई बनाई हुई है, ये मतलब है बॉन्जाई, तो ये देखो जितनी बड़ी हो रही है तो हमें बेनिफिट दे रही है। कट फ्लावर का ये है कि आपको बेचना ही पड़ेगा उसको, अगर फूल ओवर हो गया तो आपको फिर भी उसको निकालना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है इसमें अंतर है। तो ऑर्नामेंटल में फायदा है, कट फ्लावर में फायदा है। तो आपका रुझान किस तरफ होता है आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि काम वो है, सबसे बढ़िया काम फूलों का है आज के दौर में, कर सकते हैं आप। हर युवा वर्ग जो बेरोजगार है तो उसमें जो है कर सकते हैं, क्योंकि देखो हर पढ़े लिखे लड़के बच्चों को या बेटियों को जॉब तो नहीं मिल रही है। और जॉब अगर मान लो पढ़े लिखे भी हैं तो उसमें भी आगे कंपटीशन बहुत हो रहा है, उसमें भी मेरिट में नंबर आने के बाद भी मतलब आगे और फिर कंपटीशन हो रहे हैं। तो हर युवा वर्ग को कहीं ना कहीं बिल्कुल रोजगार अपना करना बहुत जरूरी है। तो करिए। मैं जब हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर फूलों की प्रमुख किस्मों की बात की जाए और ख़ासतौर पे हिमाचल प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में, तो हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए कौन सी किस्में हैं जो फ़ायदेमंद हो सकती है, जिससे शुरुआत जो हमारे हिमाचल के किसान कर सकते हैं? देखिए, किस्में तो सारी है जी। अगर सिंपली देखा जाए तो आप सीजनल फ्लावर से शुरू करिए। जी। गेंदा लाइए, डायंथस लाइए, पेटूनिया, गजेनिया, मतलब ऑल वैरायटीज जो सीजनल की है। हमारे हिमाचल में 12 महीने सीड उगता है और सीड आप लगा के बेच भी सकते हो, पौध भी बेच सकते हो आप। थोड़ा सा ये है कि डिजिटल आना जरूरी है, क्योंकि इसमें जो है मीडिया में आना बहुत ज़रूरी है पब्लिसिटी के लिए। अगर नहीं आपकी मार्केट बनती है तो कहीं भी आप अपनी पब्लिसिटी करिए तो आप बेच सकते हो, घर बैठे भी बेच सकते हो। छोटी पौध की जरूरत भी होती है लोगों को, बड़ी जगह कम है तो आप पौध बेचिए, पौध लगाइए कहीं भी तो उसको बेच सकते हैं। अपनी पब्लिसिटी करिए। फेसबुक में आजकल हर युवा वर्ग जुड़ा हुआ है, या इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहीं पे भी जुड़ा हुआ है, तो आप पब्लिसिटी अपनी कर सकते हो, घर बैठे भी कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो। जैसे बड़ी नर्सरियाँ हैं, ऑनलाइन करना है तो एक अपनी वेबसाइट बनाइए, तो उसमें भी आप ना घर में नहीं उगाने हैं तो ला के बेचिए। हर युवा वर्ग करता है, ऐसा नहीं है, कर सकते हो। जैसे ऑनलाइन आजकल बिकते हैं तो उनके क्या घरों में उगती है नहीं है, उनके नर्सरियों में नहीं है, वो हम जैसों से ले जाके ही आगे बेचते हैं। तो बड़ी स्कोप है फूलों में काम करने की, ऐसा नहीं है। मार्केट बहुत अच्छी है। जी जी जी, मार्केट अच्छी है जी। मैंने अगर हम बात करें क्या कोई ऐसी किस्में, क्योंकि अक्सर हमने देखा है जो फूलों की जो खेती अक्सर वो ग्रीन हाउस या पॉली हाउस या जो नेट्स होते हैं ग्रीन नेट्स उनके अंदर ही की जाती है, और कई किसान हमारे हिमाचल प्रदेश में अभी भी ऐसे हैं जो इनको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो क्या कोई ऐसी किस्में हैं जो बाहर भी उगाई जा सकती है, ताकि जो हमारे जो छोटे किसान हैं फूलों की खेती की शुरुआत करना चाह रहे हैं? कर सकते हैं। जैसे मान लो गुलाब है, गुलाब आपका बाहर है, जो भी लक्कड़ वाली स्टिक्स, जैसे मान लो किसी भी हार्ड स्टिक होती है उसकी आप कटिंग लगाइए। वो कटिंग लगाने के लिए आप जैसे पॉलीशीट का थोड़ा सा बनाइए, जिस तरह पौध नहीं उगाते हैं लोग, सब्जियों की पौध उगाते हैं, तो उस तरीके के आप नेट लगा सकते हो। उस तरीके के बाद आप उगाने के बाद उसको पॉली बैग में भर के आप उसको सप्लाई कर सकते हो। और जैसे कमेलिया, अजेलिया, हाइड्रेंजिया, फ्यूशिया और गुलदाउदी, या आप इनको बाहर कर सकते हो तैयार। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो आप हर फ्लावर्स को तैयार। जो हार्ड स्टिक वाले जैसे गोल्डन साइप्रस, जूनिपर और एरोकेरिया का तो सीड मंगाना पड़ता है, पर यहाँ नहीं होता है, सब बाहर कलकत्ता से आता है। मतलब आ सकता है, कंटई में होता है ये चीज़, लेकिन यहाँ लोग नहीं उगाते हैं। तो ये चीज़ें हो सकती है, कटिंग लगाइए
और कर सकते हो आप बाहर चीज़, इनको तैयार कर सकते हो आप। जी मीना जी, अगर हम बात करें फूलों को लगाने की विधि, तो किस तरह की शुरुआती विधि है, ताकि जो हमारे जो किसान हैं शुरुआती समय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कि किस तरह की मिट्टी रहनी चाहिए, किस तरह का जो हमारा जो वातावरण रहना चाहिए हमारे बगीचों का या फूलों के खेतों का, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो ये है कि मिट्टी को मतलब इसमें न्यूट्रिशन, जैसे मिट्टी है, सैंड हो गई, जो रेत है तो उसको जो है, और कोकोपीट हो गई, बर्मी कोलाइट हो गई, और उसको जो है वो डाल के मिक्स करके मिक्सचर बना के उसमें जैसे 50% आपका सोइल हो गया, और उसके जो 30% हो गई सोइल कोकोपीट हो गई, उसको मिला के मिक्स करके पहले इसके लिए मिक्सचर बनाइए। मिक्सचर बनाने के बाद जो है आप इसमें अगर कटिंग लगाना चाहो कटिंग भी लगा सकती हो, सीड लगाना चाहें सीड भी लगा सकते हो। तो उसमें जो है जब ग्रो हो जाएगा, पहले तो देखो ग्रो होना बहुत ज़रूरी है, तो उसमें जब ग्रो हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा, तो आप पॉली बैग में शिफ्ट कर सकते हो। शिफ्ट करने के बाद आपके पास कौन सी जगह है, पॉली हाउस है या कहीं भी है, तो क्योंकि इसके लिए हर प्लांट्स की वैरायटीज़ के लिए पॉली हाउस होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए गवर्नमेंट भी अनुदान देती है। तो पहले तो मैंने जब लिया था पॉली हाउस के लिए अनुदान, तो 85% मैंने मतलब गवर्नमेंट ने दिया था, 15% मैंने दिया था। अब कितना अनुदान है तो अब नहीं मुझे मालूम है, लेकिन गवर्नमेंट देती है इसके लिए अनुदान, तो आप ले सकते हैं उससे, तो आप काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि उसमें फूलों का ही करना है, सब्जी का करिए या कट फ्लावर का करिए, फूलों का करिए, लेकिन कर सकते हैं। युवा वर्ग इसमें बढ़ चढ़कर आगे कर सकता है और करिए, चाहे लेडीज है, जेंट्स है, चाहे लड़कियां हैं, कोई भी है, हर परिवार मतलब रल मिल के भी इसमें काम कर सकता है। तो फूलों का काम अच्छा है और ऐसा नहीं है कि माड़ा है, बहुत बढ़िया काम है। सिर्फ अपने दिल की जो है ना थोड़ी सी धड़कने वो हटानी पड़ती है बस। मीना जी, हमने अक्सर देखा है कि आप फूलों की नर्सरी में भी बहुत समय बिताते हैं और आप बहुत से लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं, और बहुत अच्छा काम जो आपका फूलों की नर्सरी का भी चल रहा है। तो अगर किसी किसान को फूलों की नर्सरी की शुरुआत करनी है तो कैसे उसकी शुरुआत कर सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। शुरुआत तो देखिए, पहले तो हमें पॉली हाउस ही बनाना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि सीड उगाना करना अगर बड़े फ्लो में करना है, अगर शुरुआत नहीं भी करनी है, आप ग्रो नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप जैसे एक थोड़ा सा दुकान ले लीजिए, उसमें सिलेक्टेड प्लांट्स आप रख सकते हैं, जैसे मतलब यूनिक जैसे आम कस्टमर के लोगों के पास होते हैं। ऐसा नहीं कि महंगा, हमारे जो शिमला के लोग हैं वो ये नहीं देखते हैं, फूल देखते हैं बढ़िया होना चाहिए, उनको पैसा नहीं है, पैसों की जरूरत तो मतलब फूल के आगे तो अहमियत नहीं रखती है। अब उन्होंने अगर मान लो 10,000 का प्लांट है तो 10,000 का भी लेंगे, अच्छा होना चाहिए, उनको नहीं छोड़ते हैं फिर। तो उसके लिए जो है आप शॉप में भी काम कर सकते हैं, एक बड़ी दुकान लीजिए, तो उसमें भी है गमले रखिए, चीनी मिट्टी के गमले रखिए, फ्लावर्स रखिए, ऑल वैरायटीज रखिए जो फ्लावर मतलब उसमें आती है, तो बिकेगा आपका, शॉप भी खोल सकते हो आप इसकी। अब जैसे अगर बड़े फ्लो में करना है तो उसके लिए तो थोड़ा एरिया बड़ा चाहिए, कम से कम ज़्यादा नहीं तो थोड़े से थोड़ा भी आपको 4 विषय तो चाहिए अगर अच्छे फ्लो में काम करना है। अगर नहीं है तो आप दुकान में इजीली इसको कर सकते हैं। अगर किसी की दुकान किराने की भी है तो उसके साथ तो नहीं होगा, फूल ही आपको फूलों की करनी पड़ेगी, और करना पड़ेगा वहाँ पे जहाँ पे आपका क्राउडी एरिया थोड़ा सा, मतलब जहाँ से भीड़ भड़ाका हो, कुछ हो फूलों का। अब ऐसे नहीं है कि छोटा सा टाउन है तो वहाँ करिए, करना थोड़ा सा ऐसे पड़ेगा कि हर मतलब एरिया का आदमी आपके पास पहुँचे फूलों के लिए। तो मैं अगर हम बात करें रोज़गार की और ख़ास तौर पे फूलों की खेती की, तो महिला किसानों के लिए फूलों की खेती कितने फ़ायदेमंद हो सकती हैं? जी, ये तो सबके लिए फ़ायदेमंद है, चाहे जी महिला है, चाहे लेडीज़ है, चाहे जेंट्स है, हर वर्ग के लिए फ़ायदेमंद है। और लेडीज़ के लिए जैसे अब मैं भी कर रही हूँ, तो मैं सब काम खुद ही करती हूँ। अब मैंने उगाना है, करना है, तो मेरा खुद का वर्ग है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मेरे साथ सहयोग देता है, मैं खुद ही करती हूँ, खुद ही प्रोटेक्शन करनी है। सिर्फ गाइडलाइन मेरी वर्करों के लिए होती है, आपने ये मैं करवाती हूँ, करना वर्करों ने करवाती हूँ। सबसे पहले तो ये है कि अगर आपने काम करना है, आपको सबसे पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी इसकी, क्योंकि जब तक हमें नहीं कोई काम आएगा तो आपको जो जितने भी आप वर्कर रखोगे आपको उल्टा काम कर देगा वो, क्योंकि आपको खुद को नॉलेज नहीं है तो दूसरा क्या करेगा कोई, क्योंकि खुद को नॉलेज होएगी तो हम करवा सकते हैं। आज जो है मैं खुद अपना सब काम, मतलब सीड प्रोडक्शन होती है जितनी भी ग्रोइंग होती है, पानी देना करना, तो उसको मैं खुद ही करती हूँ। अच्छा, जैसे पॉली हाउस में निदाई गुडाई हर चीज़ है तो वो सब वर्कर करता है, और छोड़ के मैं स्प्रे तक मैं खुद करती हूँ, क्योंकि ये डोज कभी ज़्यादा डाल देंगे, कहीं कम डाल देंगे, कहीं कीड़े लगे होंगे तो वो ख़त्म नहीं होंगे कहीं भी, तो उसको मुझे विश्वास नहीं होता, चाहे एप्पल ऑर्चर्ड में है,
चाहे ये मतलब फूलों में है, हर जगह मैं खुद ही, जब मतलब रिस्क वाला काम होता है मैं खुद ही करती हूँ। जी मीना जी, जैसे अभी आपने कहा कि इसके लिए ट्रेनिंग और प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जी जी। तो अगर हमारे किसानों को इससे संबंधित जानकारी या ट्रेनिंग लेनी है तो कहाँ से जो हमारे किसान हैं इससे संबंधित जानकारी और ट्रेनिंग ले सकते हैं? इसके लिए जितने भी सरकारी मतलब अनुसंधान है, जितने भी है, ये मशोबरा में है, नौनी है, नवबहार है और कंडाघाट में है, तो सब जगह इसके लिए ट्रेनिंग है। पालमपुर में है, फूलों के लिए सब में ट्रेनिंग है। हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर दोनों के लिए है जी। आप वहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं इसकी जी। अगर किसी को नहीं है इतना टाइम तो मेरे पास भी है, नहीं है तो मेरा कॉन्टैक्ट भी है जी। तो उसमें भी कर सकते हैं आप जी। और अगर मेरे से मतलब फ़ोन पे तो नहीं होती ये, जब तक प्रैक्टिकल ना किया जाए तो तब तक नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम ज़्यादा नहीं है तो 2-4 महीने या 6 महीने लगाने कम से कम जरूरी है। वैसे तो ज़्यादा ही होते हैं, अगर मोटा मोटी फिर खुद भी अपनी नॉलेज आ जाती है, ऐसा नहीं है। तो मैं भी दे दूंगी ट्रेनिंग, तो आ सकते हैं मेरे पास। मेरा गांव शुड़होग में है और हीरानगर के पास नीचे गांव है शुड़होग है, कई शुड़होग है यहाँ पे ना, तो शुड़होग है मेरा हीरानगर के पास, तो वहाँ आप आ सकते हैं और मेरे से ट्रेनिंग ले सकते हैं। मोस्ट वेलकम, चाहे लेडीज़ हो जेंट्स हो कोई भी हो, तो युवा वर्ग भी हो, कोई भी है, आ सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं मेरे से। और कोई पैसा नहीं लूंगी, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ सीखिए और आगे बढ़िए। मैं जब हम जानना चाहेंगे कि फूलों में लगने वाले प्रमुख रोग और कैसे उसकी रोकथाम की जा सकती है, उसके बारे में थोड़ा सा जी। बहुत अच्छा सवाल किया आपने ये जी। इसमें जो है काफ़ी लगते हैं। फफूंद नाशक बहुत लगता है, कीटनाशक बहुत लगते हैं। फफूंद के लिए जैसे पाउडरी मीडियो हो गया, पत्तों के ऊपर पूरे वाइट हो जाता है, तो उसमें जो है पत्ते मुरझा जाते हैं, मतलब पौधों की ग्रोथ रुक जाती है उससे। तो उसके लिए जो है सल्फर 80% WP वाला डालिए 1 ml पर लीटर के हिसाब से, या मैंकोजैब होता है तो 2 लीटर प्रति मतलब 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से डाल सकते हैं आप उसमें, तो उसकी स्प्रे करिए तो उससे इसका वो हो जाएगा समाधान। और एक होता है हरी फफूंद। हरी फफूंद में या तो पत्ते वाइट से हो जाएंगे या धब्बे हो जाएंगे पीले, तो उससे जो है पत्ते मुरझा जाते हैं। तो उसके लिए भी मतलब जो है मैंकोजैब आप हेक्साकोनाजोल आप डाल सकते हो उसमें 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से। अगर दूसरे है जैसे अल्टरनेरिया, पाउडरी मीडियो, क्या कहते हैं, थ्रिप्स हो गई, कीट इंसेक्ट जो है, तो थ्रिप्स हो गई। और इसमें जो है मैंने अक्सर हमने देखा कि वाइट फ्लाइज भी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है फूलों में, तो उससे भी कई बार हमारे जो फूल डैमेज हो जाते हैं। वाइट फ्लाई तो बहुत डेंजरस है। उसमें क्या होता है कि छोटी छोटी क्यों होती है, तो जब उसमें निचली साइड होती हो उसे पत्ता सुकुड़ जाता है पूरा। एफिड भी होती है, वाइट फ्लाई भी है, और ये सारी जो है नुकसान देती है पौधों को। और चिपक, कई बार ऐसे होते हैं पत्ते चिपचिपे हो जाते हैं या मुड़ जाते हैं, तो उसके लिए जो है आप नीम ऑयल मतलब स्प्रे कर सकते हैं, या 1000 ppm का लीजिए या 3000 ppm का लीजिए, वो तो अच्छा है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो उसे जो है क्या होगा कि उसे जो हमारे मित्र जीवाणु हैं तो वो नहीं मरेंगे, और जो दूसरे हैं वो भूखे मर जाएंगे। कड़वा होगा तो 3-4 दिन 5 दिन रहेगा तो वो मर जाएंगे। तो उससे जैविक उस पर भी कर सकते हो। नहीं तो इंसेक्ट तो बहुत है इसके लिए, तो आप वो कर सकते हैं। उसके लिए तो उसकी पब्लिसिटी तो क्या करनी है, चलो तो आप कहीं भी जैसे पेस्टिसाइड की दुकानें होती हैं तो आप वहाँ जाके ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं भी ये बीमारी है तो ले सकते हैं। मैंने अक्सर हमने देखा है जब हमारे किसान भाई एक बार फूल तोड़ देते हैं तो उसके बाद दोबारा से उस पौधे में फूल नहीं लगते हैं, जो ग्रोथ नहीं मिलती है, तो कैसे हम दोबारा से उस पौधे की जो फूलों की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, और क्या कारण है जो दोबारा से फूल नहीं लगते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। उसके लिए सर थोड़ा न्यूट्रिशन डालनी पड़ती है जी। जैसे बोरोन हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, उसको 20-20 ml डालिए। और दूसरा जो है NPK 19-19-19, तो उसका आप जो है 100 ग्राम 20 लीटर के जो ड्रम होता है उसमें डाल के आप स्प्रे कर सकते हैं। उसको हर 15-20 दिन में आप रिप्लाई करते रहिए। उसमें जो क्या होगा, रूट भी अच्छे हो जाएंगे और फूल भी बड़ा आएगा और पूरी ग्रीनरी आ जाएगी। अगर कुछ उसमें पीले पत्ते हो जाए तो उसको तोड़ दीजिए, जो भी नीचे पीले टहनियाँ हो गई या कुछ भी हो गया तो उसको निकाल दीजिए। तो उसमें जो है हर 15 दिन के बाद इसको, अगर नहीं है तो उसमें खाद भी डाल सकते हो, नीचे बर्मी कंपोस्ट हो गया कुछ, वो तब डालनी है अगर आपकी ग्रोथ रुक रही है। अगर आपकी ग्रोथ अच्छी चल रही है
तो आप नहीं उसको कुछ भी करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें रूट कितने होते हैं, छोटे छोटे रूट्स होते हैं जी। तो उतनी न्यूट्रिशन डालिए। कई बार ये होता है कि एक्सेस डाल देते हैं कि खूब बड़ा हो जाएगा, क्योंकि केंचुआ खाद, बर्मी कंपोस्ट ये सब स्ट्रांग होती है, क्योंकि उनके रूट जल जाते हैं। अगर 2 दिन पानी ना दिया तो वो जल जाएंगे सारे। तो इस करके जो है थोड़ा विशेष ध्यान रखना होता है इसमें जी। मैं अगर हम बात करें मांग और मुनाफे की, अगर हम फूलों की खेतों फूलों की मांग और मुनाफे की बात करें तो किस तरह की जो मांग है हिमाचल प्रदेश में और किसानों को किस तरह का जो मुनाफा देखने के लिए मिलता है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें दर्शकों को बताएं। देखिए इसमें जो है मुनाफा भी अच्छा है जी, और वैरायटी आपको सारी रखनी पड़ेगी। डिमांड तो हर फूल में है जी। और डिमांड आज जैसे आज के दौर में अगर मान लो हमारे पास एक फ्लावर है तो जो शौकीन है फूलों के वो ये देखेंगे नहीं ये हमारे पास है कोई यूनिक सा मिले नर्सरी में, तो हमें हर मतलब फ्लावर्स को रखना पड़ेगा, हमें भी एक यूनिक देखना पड़ता है। अगर हम भी नर्सरी वाले हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं अगर यूनिक मिलता है तो हम भी लाते नहीं, ये यूनिक है, हम भी कस्टमर को देंगे। तो उसको हम प्रोपोगेट करते हैं, बढ़ाते हैं उसकी संख्या को, तो मतलब उसको बढ़ा के देते हैं जी। तो कहीं ना कहीं हम बात करें तो मुनाफा और जो मांग है काफ़ी अधिक देखने के लिए मिल सकता है। तो दर्शकों आज हमने मुलाकात की मीना ठाकुर जी से, जिनसे हमने जाना कि आखिर किस तरह से फूलों की खेती से महिलाओं के लिए नए रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। दर्शकों अब आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।